जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। अब वैकेंसी आ गई है तो अब तैयारी ना हो तो दोस्तों ये तो गलत बात है। तो तैयारी जोरों पर करनी होगी क्योंकि सीट जो है कम है, सिलेक्शन पाना है तो आपको हर एक चीज़ मजबूत बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसी दौर में हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, सभी का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो उन सभी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग अगर साथ देंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आपके पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों, कम नहीं होंगे। पिछला जो पेपर हुआ था दोस्तों उसके हिसाब से बात करें तो 25 से कहीं न कहीं ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उन सभी का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो उसका बेस्ट तरीका होगा उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। आज से पहला आज का सेट होगा दोस्तों, तो अभी से आप लोग जुड़िए और चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए माता सरस्वती जी का नाम लेकर हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है। आप लोग पहले सवाल को पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर बताने का प्रयास करिए, लगाने का प्रयास जरूर करिएगा दोस्तों। वो बात की बात है, नहीं लग रहा है, लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं सर, ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल को पढ़ना और समझना ये सबसे प्राथमिकता है। ठीक है, चलिए इस सवाल में कहा जा रहा है कि 12 पेनों और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 रुपये है। यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपये की कमी होती है और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि होती है तो 2 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य 48 रुपया होता है। 4 पेनों और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, पेन है और क्या है, तो यहाँ पर पेंसिल है। हम मान लेते हैं पेन को ए, पेंसिल को बी मान लेते हैं। तो पेन का जो है, पेन का मूल्य हम ए मान लें और पेंसिल का मूल्य बी मान लें, तो 12 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 12 ए, बोलिए होगा कि नहीं होगा, प्लस 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 7 बी हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य अगर 7 रुपये है तो एक पेंसिल का मूल्य अगर 20 रुपये है तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 बी हो जाएगा, होगा। अब ये टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 233 रुपये हो रहे हैं। ये 233 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बोला गया है कि यदि पेन के मूल्य में 1.5 रुपये की कमी होती है और पेंसिल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि होती है तो 2 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य 48 रुपया होता है। गौर से समझेंगे भाई, यहाँ पर 2 पेन तो 2 ए और प्लस 3 पेंसिल 3 बी बराबर क्या हो जाएगा, 48 रुपया हो रहा है। अब इसमें से हर एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपये की कमी होती है तो 2 पेन का मूल्य में कितने की कमी हो जाएगी, 3 का कमी हो जाएगा यहाँ से। हर एक पेंसिल में 1 रुपये की वृद्धि होती है तो 3 पेंसिल में कितने रुपये की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर 3 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, वापस से यहाँ पर क्या होगा, 48 होगा। बात क्लियर है। 2 समीकरण बन गए, दोनों को हल करना है। हल कैसे करना है दोस्तों, इस चीज़ को समझेंगे। इसको क्या करना है, बराबर कर देना है। यहाँ पर इसको हल करने के लिए यहाँ पर ए को बराबर करेंगे, यहाँ पर 12 ए है, यहाँ पर 2 ए है। इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे और घटा देंगे, सबको घटा देंगे। यहाँ पर देखिए, तो ये तो 12 ए प्लस 12 ए माइनस कट जाएगा, खत्म। 6 का गुना 3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 18 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 11 बी हो जाएगा बराबर। यहाँ से 6 8 48 के 8 हासिल का 4, 6 6 24 4 28, यानी माइनस का 288 है। माइनस 288 में से 233 घटाना है तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 55 बचेगा। क्या बचेगा, तो माइनस 55 बचेगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 11 5 55, यानी बी का मान कितना आ गया यहाँ पर, तो बी का मान सर यहाँ पर आ गया 5। बी का मान तो यहाँ पर 5 आ गया है भाई। बी का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। बी का मान 5 आ गया। आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख के ए का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 में रखिए, यहाँ पर 2 ए है, यहाँ पर रखेंगे अगर तो 2 ए प्लस का 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा। अब बराबर क्या है, 48 है। ठीक है, 15 को इधर लेकर आएंगे, घट जाएगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा, 2 ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से,
तो 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, 23 हो जाएगा, होगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, क्या हो रहा है भाई, गलत हो रहा है क्या दोस्तों। 15 घटाना है, 3 बचेगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 बचेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। 3 बचेगा, 33 हो जाएगा ना, यहाँ पर 33 होगा, यहाँ पर 33 बचेगा। 48 में से जब आप 15 घटाइएगा सर, जब 48 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो 33 बचेगा। 2 से भाग करेंगे, 16 दूना 32, 32 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, और 2 5 10 यानी 16.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16.5। ए का मान 16.5 आ गया। अब ए का मान अगर 16.5 आ गया दोस्तों, तो 4 पेन का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना 16, 4 गुना क्या कर देंगे यहाँ पर, 4 गुना 16 करेंगे 16.5, और प्लस का कितना पेंसिल, 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का मान यहाँ पर क्या है, 1 पेंसिल का मूल्य कितना है, 5 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे अगर आप, तो 16 5 80 इधर हो गया, नहीं 16 चौको 64 हो गया, अब 5 चौक 20, 64 और 2 क्या हो जाएगा, 66, 66 प्लस का 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 71। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा, तो 71 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों, 71 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है, बी नंबर जो ऑप्शन है, यह इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा दोस्तों कैलकुलेशन वाला सवाल है, हमने आपको समझाने में इतना टाइम लिया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो समय कम लगेगा। इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि समय ज़्यादा लग रहा है, बात क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, इसको लगाएंगे। इसमें कहा गया कि यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, भाई एक आयत है जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है, जिसकी लंबाई की बात किया गया है सर, यहाँ पर लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर चौड़ाई 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। बोलिए सर कोई दिक्कत। चलिए आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उस आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताइए। परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको हटाएंगे तो ये यक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा। जब यह अनुपात हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं, नियतांक में यक्स लगा दिया हमने। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2l + b, तो 2 × 3 = 4 यक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यह 48 के बराबर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 6 48, तो यक्स का मान कितना आ गया यहाँ पर, तो यक्स का मान 6 आ गया। यक्स का मान दोस्तों 6 आ गया। आपसे पूछा है चौड़ाई बताइए, चौड़ाई क्या है, यक्स है, यक्स का मान कितना है, 6 है, तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई कितनी होगी, तो 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये सवाल आपके सामने है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो भी चीज़ दिया है आप पहले उसको नोट कर लेंगे, जो भी चीज़ें दिया गया है। यहाँ बोला गया त्रिभुज ABC में BD, त्रिभुज ABC में BD AC पर स्थित बिंदु है, ठीक। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC है तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि जो BD है AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है, AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है, BD जो है इसकी बात किया गया है, BD का। तो यहाँ पर D है। अब ये लंब है दोस्तों, जब यह लंब है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। बोलिए, यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा दोनों साइड में। आगे फिर बोला गया है यहाँ पर, और त्रिभुज DBC 44 डिग्री है, ठीक है, 44 डिग्री है। E BC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, E जो है BC पर स्थित, इस पर BC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है E कि CAE बराबर क्या है, 34 डिग्री है। CAE ये जो है कितना है, तो यहाँ पर 34 डिग्री है, ठीक है। कितना डिग्री है, 34 डिग्री है। बात क्लियर है, बोलिए सर। और DBC कितना है, DBC ये कितना है, तो यहाँ पर 44 डिग्री है, ये 44 डिग्री है। आगे कोई दिक्कत इसमें। आगे आपसे पूछा गया है
कि त्रिभुज ए ई बी का माप ज्ञात कीजिए। ए ई बी का यानी आपको इसका मान ज्ञात करना है। ये लंब नहीं है, याद रखिएगा, ये एक बिंदु पर यहाँ पर खींचा गया है इस पर, ठीक है, लंब नहीं है, बस ये ई जो है बीसी पर स्थित है। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है, ई वाले कोण का मान आपको निकालना है दोस्तों, है ना। क्या पूछा गया है? तो त्रिभुज ए ई बी का, माफ कीजिएगा, ए ई बी का, तो इधर वाला पूछा गया है आपसे, ए ई बी का इधर वाला मान, इसको आपको निकालना है, इसका मान आपको बताना है दोस्तों। चलिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं जो आपके सामने इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, नहीं बन रहा है आपके सामने, ये त्रिभुज बन रहा है। चलिए, अगर ये जो है ये 34 जो है दिया है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो है यहाँ 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला बताइए कितना हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है भाई, 90 + 34 क्या हो जाएगा, तो 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तीनों कितना होता है, 180, तो 180 में से घटा देंगे अगर 124, तो क्या बचेगा यहाँ पर 6, और 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी ये जो कोण है दोस्तों 56 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का होगा, ये 56 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है, 56 डिग्री। अगर ये 56 है तो यहाँ पर जानते हैं, ये जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 56 है तो ये भी क्या होगा, 56 ही होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 56 ये भी होगा। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या आता है, 180 अंश। बस आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस त्रिभुज को अगर यहाँ पर हम ओ मान लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओ ई बी में, तो ई का मान निकालना है आपको। तो इस यहाँ भी त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो 56 और 44 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना कमी है, 80 का कमी है, तभी ना 180 होगा। तो ये जो ई वाला जो कोण रहेगा यह 80 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 80 डिग्री। और यही आपसे पूछा गया था, तो 80 डिग्री इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, समझ में आया। चलिए, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बस समझने की दिक्कत है आपको, एक बार समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना पाइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लगाइए इसको। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि एक चतुर्भुज ABCD के कोण A B C और D को क्रम से लिया जाए तो उनका अनुपात 3 7 6 4 है। तो ABCD है, ABCD क्या है एक, तो यही आपको बताना है। पतंग है, समानांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है। अब गौर से यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन सभी का योग क्या होगा, 360 के बराबर होगा। 3 7 6 4 का योग करेंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो 20 डिग्री का मान, 20 अनुपात का मान क्या है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 डिग्री का मान, 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 18। अगर 1 अनुपात का मान 18 आ गया दोस्तों, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। बोलिए 54। और यहाँ पर 7 अनुपात का मान 18 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 7 8 7 56 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और 18 छक्का 108 हो जाएगा, यहाँ से 108 हो जाएगा। और 18 चौक 72 हो जाएगा। ये चारों कोण इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 54 डिग्री, 126 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री होंगे। अब चतुर्भुज है दोस्तों, ठीक है, चतुर्भुज है, इस प्रकार से चतुर्भुज है, मान लेते हैं इस प्रकार से चतुर्भुज है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से चतुर्भुज है, यहाँ पर A है और इसको B मानते हैं, ये C है, तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए, अब A जो कोण है दोस्तों कितना है, यहाँ पर 54 है, ये कितना है, 54 है। B क्या है, तो 126 है, ये 126 हो जाएगा। और C कितना होगा, तो 108 हो जाएगा, ये 108 होगा। और D कितना होगा, ये D है, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर,
अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक ही और यहाँ पर दो आसन्न कोण का योग जब करेंगे तो यहाँ पर 180 अंश बन रहे हैं। भाई यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर 54 और 126, 180, 72 और 108 का योग करेंगे तो 180 होगा। ठीक है, ये दोनों 180 अंश बन रहे हैं जोड़ने पर। ठीक है, जब ये दोनों 180 अंश बन रहे हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एडी भुजा है, ये साइड जो है दोस्तों, और ये साइड जो है बीसी, एडी और बीसी ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। और जब दोनों समांतर हो जाएंगे, ये जो चतुर्भुज बनेगा यह समलंब चतुर्भुज बनेगा। इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। दो भुजाएं समांतर होती हैं, और जो समांतर भुजाएं होती हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर जो कोण बनते हैं अंतः दोनों कोण का योग 180 अंश बनता है। तो ये समलंब चतुर्भुज बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। बात क्लियर है। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यह प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछा जा चुका है। अब कब पूछा गया है तो ये बता देते हैं, 2/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ये प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग बताएंगे। देखिए, यहाँ पर दिया क्या गया है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ वर्ष 2015 से 2021 के दौरान राष्ट्रीय शिविर के लिए क्वालिफाई करने वाले एथलीटों की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो इस प्रकार से है, ये लड़कियों की संख्या है, और इस प्रकार से जो दिया गया है, ये लड़कों की संख्या है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। दिए गए सभी वर्षों में कुल मिलाकर क्वालिफाई करने वाली लड़कियों की संख्या क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत लगभग अधिक है। ठीक है, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है। तो पहले लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो लड़कों की संख्या जब निकालेंगे आप, तो यहाँ से 56, 45, 76, 34, 34 और 57, 54 और 25, इनको जोड़ेंगे। तो जब सबको जोड़ेंगे दोस्तों, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, जानते हैं कितना, 347 आ जाएगा। ये बॉय हो जाएंगे और इधर गर्ल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है यहाँ पर, तो 347 आएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, 347 आ जाएगा, अनुपात निकालेंगे। अब लड़कियों की संख्या यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 45, 65, 92, 48, 90, 76, 45, इनको जब जोड़ेंगे दोस्तों, जब आप इनको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा, जानते हैं कितना सर, 461 आएगा, 461। ठीक है, 461 आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो अधिक देख लीजिए कितना है, यहाँ पर घटा देंगे। यहाँ पर 11 में से 7 गया तो बचेगा यहाँ पर 4, 5 में से 4 गया तो बचेगा 1, और 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, यानी 14 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। बटे किससे ज़्यादा है, लड़कों की संख्या से। तो 347 प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे, बस गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों, जब आप इसको हल करेंगे, देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ पर शुरुआत सब अलग अलग अंकों से हो रहा है, 2 से, 1 से, 3 से और 4 से शुरुआत हो रहा है। तो इसको आपको निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब भाग देंगे तो एक ही अंक से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा कितना, देखिए 114, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, और भाग किससे देना है यहाँ पर, तो 347 से भाग देना है, 347 से भाग देना है। जब 347 से भाग देंगे तो 3 3 9, 3 चौको 12, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 4 बार करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी 1200 हो जाएगा। हमें 1100 लेना है दोस्तों, तो 4 बार नहीं जाएगा, यानी 4 से कम में बार जाएगा। तो 3 से शुरुआत होगा, एक ही ऑप्शन में 3 से शुरुआत हो रहा है, 33%। तो लगभग में यहाँ पर 33% आएगा, यही इसका सही उत्तर होगा।
ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, इसका उत्तर बताएंगे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा। रेलवे के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, आप लोगों के लिए बेहतरीन है और मौका भी है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए दुनिया पढ़ रही है दोस्तों और पढ़ाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपको किसका चीज़ें समझ में आती हैं अच्छे से। और दूसरी बात यह दोस्तों, आप गुमराह होने के चक्कर में ना पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों भविष्य आपको अपना तय करना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है आपको अच्छे रास्ते दिखाना और अच्छे जो मार्ग हैं दोस्तों उस पर आपको लेकर चलना। बाकी चलना तो आपको ही है। चलिए ये सवाल है दोस्तों आपके सामने, इसका उत्तर बताएंगे। अच्छा, इस सवाल में थोड़ा जो सवाल दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसको हम ज़रा सही कर देते हैं, उसके बाद आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। चलिए ये सवाल इस प्रकार से दिया गया था दोस्तों, 13 का स्क्वायर, 13 का छोटे कोष्टक में 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर छोटा कोष्टक बंद यानी 3/2 है, और फिर यहाँ पर गुणे 8 पर घात कितना है तो 2/3 है, 2/3 है, और भागा 1/6 पर घात यहाँ पर कितना है तो -3 है। ये सवाल था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सवाल इस प्रकार से दिया गया था। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो घटाइएगा यहाँ पर तो क्या बचेगा, 144 बचेगा। बोलिए 144 का मतलब होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर है और इस पर घात कितना है तो 3/2, जो ये वाला घात दिया गया है ये तो रहबा करेगा। गुणे यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2 पर घात 3, 8 को लिख सकते हैं, और इस पे जो घात है 2 पर घात 2/3 तो घात रहबा करे, फिर भागा ये पलटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 6 पर घात 3, 6 पर घात हो जाएगा 3। बात क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों गौर से देखेंगे, यहाँ पर आप ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो 12 पर घात क्या हो जाएगा 3, यानी इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे यहाँ पर 12, 3 बार लिख देंगे। बोलिए 3 बार लिख देंगे गुणे यहाँ पर 2 पर घात 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 पर घात 2 को लिख सकते हैं दोस्तों क्या चीज़, 4 लिख सकते हैं। बोलिए 4 लिख सकते हैं। अब 6 से भाग करना है, बट्टे 6 कर देंगे, बट्टे यहाँ पर 6 कर देंगे, 6 दूनी, अरे माफ़ कीजिएगा 3 बार 6 है तो 3 6 लिखना पड़ेगा आपको, 3 6 है ना, 3 घात है 3 6 लिखेंगे। 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौको 32, 8 चौक 32। तो इसका जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा 32 आ जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 32। ठीक है, 32 इसका सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन। चलिए ये सवाल है आपके सामने, इसको लगाइए। इसमें कहा गया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है दोस्तों। तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे बताना है, आप जानते हैं, लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। बात क्लियर है। बोलिए देखिए यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड क्या है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको आपको करना है क्या, मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो 5/18 से कर देंगे यहाँ पर गुना। समय क्या है तो 24 सेकंड है, गुणे यहाँ पर 24 सेकंड। ठीक है, जो कटने वाला है उसको काट देंगे और जो नहीं कटने वाला उसको नहीं काटेंगे, गुना कर देंगे हम। इसको काटेंगे 6 से तो 6 3 18, 6 चौको 24 हो जाएगा,
3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, ठीक है। 5 चौको 20, 15 दूना 30 यानी 300। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर हो जाएगी दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 300 मीटर। बात क्लियर? बोलिए, सिंपल प्रश्न है, आप लोग बना पाइएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। चलिए दोस्तों, लगभग मान बताना है तो क्या करना है, यहाँ पर ये 4.98 है तो इसको लगभग में आप 5 मान सकते हैं। 5 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस ये 1.96 है तो लगभग में क्या है 2 है, 2 इसको ले लेंगे, गुणे हो जाएगा 4, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 8, प्लस का 2 और प्लस का 1। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, बताइए। अच्छा, यहाँ पर जरा सुधार कर लेंगे दोस्तों, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, यहाँ पर मिस्टेक है। ये जो प्लस 2 और 8 के बीच में प्लस है, ये वास्तव में प्लस नहीं, ये भाग का साइन है, ठीक है। ये भाग का साइन है, इसको आप लोग भाग बना देंगे, ये भाग है, ठीक है दोस्तों, ये भाग है। अब भाग देंगे, 2 चौको 8, 4 बार में कट जाएगा यहाँ से, और 4 + 1 इधर क्या हो जाएगा, 4 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, प्लस का 8 और माइनस का 5, 10 8 18 में से 5 गया तो 13, क्या हो जाएगा यहाँ पर 13। लगता है कहीं गलती है क्या दोस्तों, जरा देख लेंगे आप लोग। 5 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और गुणे 4 माइनस का 8 भागा 2 प्लस का 1, सब कुछ तो सही है। ओ माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 माइनस है और प्लस 1 है तो इसको करेंगे तो जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा ना, यहाँ पर ये घट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, माइनस का 3 होगा, क्योंकि ये 4 माइनस है प्लस 1 है, घटाएंगे माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 3 होगा दोस्तों। ये माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 होगा तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 18 में से 3 गया तो 15 हो जाएगा। 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 15 हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बोलिए सर कोई दिक्कत है यहाँ पर? समझ में आ गया है? चलिए अगले प्रश्न पर। इसमें भी वही काम करना है दोस्तों, लगभग मान आपको बताना है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी लगभग मान ही आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये 14.99 है, इस लगभग क्या है 15 है, ये लगभग क्या है 15 है, लगभग में यह 15 है, और स्टार है मतलब गुणा है यहाँ पर, ये लगभग क्या है दोस्तों 5 है, लगभग क्या है 5 है, और प्लस ये क्या है तो 18 है, ये क्या है तो 18 हो जाएगा, और 18 इधर क्या है, ये प्लस नहीं है, यह भाग है, ठीक है। यहाँ पर भाग का साइन लगाना है, ये लगभग में कितना है 3 है, उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24, मतलब यह लगभग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 ले लेंगे हम लोग, और फिर ये प्लस की जगह यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है। ये भाग हो जाएगा, 25 भागा यहाँ पर कर देंगे कितना दोस्तों तो 5, क्योंकि ये लगभग 5 है, और माइनस का दोस्तों कितना कर देना है यहाँ पर, माइनस का ये 8.997 है, तो इसको हम कर देंगे लगभग में क्या है 9 है। बस इसी को हल करना है दोस्तों, आपका उत्तर निकल जाएगा। 3 छक 18, 6 बार में गया, 15 5 75, 75 और प्लस 6 क्या हो जाएगा, 6 5 11, 81 हो जाएगा यहाँ पर 81, और प्लस का 5 5 25, 5 बार में गया, 9 में से 5 गया दोस्तों तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा तो माइनस का 4 बचेगा, घटाना है 11 में से 4 गया तो 7 और 7 77 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना इसका उत्तर होगा 77, डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन यानी 77 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको बनाइए, जल्दी से उत्तर बताएंगे आप लोग।
देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158, 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष प्राप्त होते हैं। 4-5 शेष प्राप्त होते हैं दोस्तों। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे क्या होगा। करना क्या है, इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, ये जो क्रमशः शेष बचते हैं ना, इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर 4 घटा देंगे और इसमें से 5 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100, यहाँ पर 54 हो जाएगा और यहाँ से 210 हो जाएगा। इन दोनों का निकाल देना है लघु महत्तम। क्या निकाल देना है, इसका मौसा, यानी 154 और 210 का निकालना, यहाँ पर मौसा निकाल देना है। और मौसा निकालेंगे दोस्तों, यानी HCF निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका मौसा क्या होगा, 14 आएगा। क्या होगा, 14। मौसा कितना आएगा, 14 आएगा। तो 14 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, एक तो तरीका यह हो गया, आप इसको सॉल्व करिए। एक तरीका और मैं बताता हूँ। यहाँ पर बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जो 158, 215 को विभाजित किया जाए तो क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो इसमें इनमें से कोई बड़ी संख्या होगी। 21 से भाग देने पर, अगर 21 से भाग दें 158 में, तो 4 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, तो भाग देंगे तो 4 शेष नहीं बचेगा। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं, 18 से भाग देंगे, मतलब ये जो शेष बचने की बात आ रही है यहाँ पर 4 और 5 क्रमशः बचना चाहिए, जिससे भाग देने पर 4 और 5 शेष बचेंगे, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 ऐसी संख्या है दोस्तों, अगर इस 14 से अगर 158 को और 215 से भाग करते हैं, 158 को 215 में भाग करते हैं, तो क्रमशः 4 और 5 शेष देगा। ठीक है, चलिए ये दोनों तरीका ही बेहतर है। जो आपको समझ में आए दोस्तों, उस तरीके का आप लोग उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न में बोला गया कि एक मिश्रण में 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात है, 3 संबंधी 1 अनुपात में है, और यदि यह अनुपात 2 संबंधी 3 करना हो तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। क्या मिलाने की बात किया जा रहा है, पानी। अच्छा, मिश्रण में है क्या चीज, किस चीज का मिश्रण है, दूध और पानी का। दूध और पानी का मिश्रण है, यहाँ पर मिल्क और वाटर है। ठीक है, अच्छा कुल कितने लीटर हैं, तो 80 लीटर यहाँ पर मिल्क और वाटर है। किस अनुपात में है सर, यहाँ पर तो 3 संबंधी 1 के अनुपात में है। ठीक है, 3 संबंधी 1 के अनुपात में यहाँ पर दिया गया है। हमें क्या इस अनुपात को करना है, हमें बनाना है 2 संबंधी 3 का अनुपात, 2 संबंधी 3 का अनुपात। अब क्या मिलाकर बनाना है, तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। वाटर मिलाने की बात कर रहा है, वाटर, पानी मिला रहे हैं दोस्तों। अच्छा, जब हम पानी मिला रहे हैं तो दूध का अनुपात तो बदलना नहीं चाहिए, जो अनुपात पहले था वही अनुपात अब भी होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है, अनुपात है पहले जैसा नहीं न है। जब नहीं है तो इसको बनाएंगे, कैसे बनाते हैं इस बात को समझेंगे। करना है आपको क्या, इसमें आप कर दीजिए 3 से गुना और इसमें कर दीजिए आप 2 से गुना, तो यहाँ से अनुपात क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, संबंध यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अच्छा, टोटल कितना लीटर मिश्रण था, 80 लीटर। टोटल कितना लीटर यहाँ पर मिश्रण था पहले, 80 लीटर। अनुपात में कितना था, 6 2 8 अनुपात। तो 8 अनुपात का मान कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 10। 1 अनुपात का मान 10 है, तो कितना पानी मिलाया गया है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों 2 से 9 हुआ है, तो 7 अनुपात यहाँ पर पानी मिलाया गया है। 7 अनुपात का मान निकाल देना है। 1 का मान अगर 10 है तो 7 का मान क्या हो जाएगा, 7 गुना 10 यानी 70 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 70 लीटर पानी मिलाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, इसको बनाइए। इस सवाल का उत्तर आप लोग बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जरा आप लोग सुधार कर लेंगे दोस्तों, इस सवाल में आप लोग जरा सा सुधार कर लेंगे। यहाँ पर 12 है, ठीक है, यहाँ पर 9 और 4 पर 12 है।
ठीक है, यहाँ पर 7 और 6 पर 12 है। बस ये सुधार करना था आपको। चलिए हो गया। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे दोस्तों, गौर से आप लोग समझेंगे, देखेंगे। बार वाले प्रश्न हैं, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है दोस्तों। P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो करना क्या होता है इस बात को समझेंगे। यहाँ पर 794 है, 794 लिखेंगे यहाँ पर। जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, 7 पे बार नहीं इसको घटा देंगे, बटे। बटे में क्या करना है, बटे में यहाँ पर जितनी संख्याओं पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतना नीचे 9 लिखेंगे, तो 2 ठी 9 लिखेंगे। और जितने अंकों पर बार नहीं उतना 0, एक अंक पर बार नहीं है, एक ठो 0 प्लस। फिर वापस वही 800 यहाँ पर 76 लिखा जाएगा, बटे नीचे 2 ठी 9 लिखेंगे और एक ठो 0 लिखेंगे। ठीक है, 2 ठी 9 और एक ठो 0 लिख दिया जाएगा। घटाएंगे यहाँ पर 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ से 8 और यहाँ से 7 बटे 990, और प्लस का यहाँ पर, अच्छा इसमें नहीं घटाएं क्या, इसमें घटाना पड़ेगा दोस्तों ना। यहाँ पर 8 घटा देंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ से 6 और फिर 8 बटे 990, बटे में 990 हो जाएगा। हर बराबर है तो अंश जुट जाएगा, हर बराबर है दोस्तों तो अंश यहाँ पर जुट जाएगा। तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हासिल का 1, 8 6 14 1 15 के 5 हासिल का 1, 8 7 15 1 16 हो जाएगा यहाँ पर, बटे 990, बटे 990 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटेगा यहाँ पर, कुछ दोस्तों कटेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा बताइए। 5 1 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 4 5 8 40। 5 से अगर इसको काटते हैं तो क्या कितनी बार में जाएगा यहाँ पर, 5 3 15, 1 5 3 15, 5 1 5, 331 हो जाएगा। अब भाग देंगे यहाँ पर, मिश्र भिन्न में जब लिखेंगे इसको तो कितना बार में जाएगा दोस्तों, एक बार में जाएगा। घटाएंगे 331 में से 198 तो क्या बचेगा, 11 में से 8 गया तो 3, और 12 में से 9 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 133 बट्टे 198 हो जाएगा। ठीक है, एक सही 133 बटे 198। ठीक है दोस्तों, यह इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में यही ऑप्शन इसका सही था दोस्तों। वहाँ पर जो है टाइपिंग एरर है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों यही होगा। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया एक बार बताएंगे आप लोग। समझ में आ गया चेला जी? चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। इसको बनाइए दोस्तों जल्दी से। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक जो मूल है क्या दिया गया है, 4 माइनस 2 करड़ी में 5, 2 करड़ी में 5 एक मूल ये दिया गया है। तो किस द्विघात समीकरण से ये पता चलेगा दोस्तों, किस द्विघात समीकरण से? भाई ये द्विघात समीकरण सभी के सभी द्विघात समीकरण हैं। ये जो 2 है स्क्वायर है x पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक मूल जो है इसका 4 माइनस 2 करनी में 5 दिया गया है। तो अगर हम इस 4 माइनस 2 करनी में 5 को किसी भी समीकरण में रखते हैं तो वह 0 के बराबर आना चाहिए। ये भी 0 यहाँ पर है। ठीक है, वो 0 के बराबर आना चाहिए। जो 0 दे देगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले वाले में रखते हैं इसमें तो बताइए 0 देगा, बोलिए 0 देगा नहीं देगा दोस्तों? आप चेक कर सकते हैं भाई। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो यक्स का मान आप क्या रखेंगे, 4 माइनस 2 करने में 5। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जगह 4 चौको 16 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2 करने में 5 का, 2 दूनी 4 5 20 हो जाएगा, माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना, 2 चौका 8 दूनी 16 करने में 5, और क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 4 का गुना करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, और फिर 4 का गुना इसमें 4 दूनी 8 करने में 5, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 देगा दोस्तों? 0 नहीं देगा। तो दूसरा ऑप्शन को लिखते हैं, यहाँ पर बी वाले को लेते हैं, यहाँ पर बी वाले को।
तो एक्स स्क्वायर का जब काम करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे आप, यानी 4 माइनस 2 करने में 5 करेंगे तो इतना होगा, ये वाला तो होगा ही पोजीशन। बाकी ये वाला दोस्तों नहीं होगा, इसको आप बदल दीजिए। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 एक्स है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ से। और फिर 8 का गुना इसमें करेंगे 2 करने में 5 में, तो अरे सॉरी दोस्तों 8 चौको 32 होगा यहाँ पर, 8 चौको 32 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 करनी में 5 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 16 करने में 5 प्लस है, 16 करने में 5 माइनस है, कट जाएगा। 20 और 16 32 प्लस 32 और 4 36 माइनस 36, भाई 32 और 4 क्या जाएगा 36 माइनस का 36। अब 20 प्लस 16 प्लस का 36, तो माइनस 36 प्लस 36 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली 0 आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर 0 दे रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। द्विघात समीकरण दोस्तों जब भी ऐसे आते हैं तो आप मूल से चेक कर लीजिए ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से बना पाएंगे, वरना आप सवाल के उलझन में फंस जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, लगाइए। लगाइए मेरे दोस्तों, जल्दी से उत्तर बताएंगे क्या होगा इसका। देखिए इसमें कहा गया है, एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% नगद छूट देता है, और फिर भी क्रय मूल्य के 17.7% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा गया था, बताइए दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग। यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर एमपी और सीपी का निकाल देना है रेशियो। एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे भाई। यहाँ पर क्या है, एमपी कैसे निकलेगा 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी कैसे निकलेगा 100 माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कितने का क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यानी लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर लाभ की बात किया जाए दोस्तों तो लाभ कितना अर्जित कर रहा है, तो 17.3%। तो 117.3% हो जाएगा इसका एमपी, बोलिए 117.3% ये हो जाएगा, बटे सीपी कितना होगा, तो कितने का यहाँ पर छूट देता है दोस्तों, कितने का छूट देता है बताइए, छूट कितने का दे रहा है। तो भाई छूट ये भी 25% है और ये भी छूट 8% है, तो इसका सक्सेसिव छूट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले निकाल लीजिए। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 प्लस का 8 माइनस का 25 गुना 8 हो जाएगा बटे 100। 25 से कम 25 चौका 100, 4 दूनी 8, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 8 5 13 यानी 33 माइनस 2 करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो इसका जो नेट डिस्काउंट आएगा वह 31 आ जाएगा। ठीक है, 31%। तो 100 में से 31 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 69 बचेगा। क्या बचेगा, 69 बचेगा। ठीक है, वही आपसे पूछा गया फिर यहाँ पर कि माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा गया था। अब अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा गया है दोस्तों, देख लीजिए कितना अधिक रखा गया है, बोलिए सर कितना अधिक रखा गया है। तो घटाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.17, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा भाई, 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, और 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा, बटे सीपी यानी क्रय मूल्य 69 हो जाएगा 69।
और गुणे यहाँ पर 100, गुणे 100। एक जीरो से जो है यहाँ पर, एक जीरो से यहाँ पर दशमलव यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कितनी बार में कट जाएगा, 69 से 443 कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 7 बार में, 7 9 63 जी बिल्कुल 7 बार में कट जाएगा। 7 का गुना 10 में करेंगे तो जाएगा 70। तो यहाँ पर कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया है, 70%। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 70%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में कितना कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। x-2 है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x-2 है, और x-2 फिर x-4 है, और क्या है तो x है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। आप क्या करिए, यहाँ पर x का कोई मान मान लीजिए, प्लस में मान आवे, प्लस में आए माइनस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा करिए प्लस में आए। तो x का मान अगर आप 10 मान लेते हैं, x की जगह अगर आप 10 रखेंगे तो 10 - 2 हो जाएगा, और यहाँ 10 - 4 हो जाएगा, और यहाँ से 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ से क्या हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 10। त्रिभुज का, समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2, देखिए ये तो कर्ण हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा कर्ण है, बाकी जो 2 भुजा बचती हैं यही एक आधार और एक ऊंचाई है। आधार मान लेते हैं 8 है, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 8 3 24। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाइए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 35 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 306 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्याएं आपको बताने हैं, यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल की बात करें तो 35 है। देखिए सबका, इसका भी योग 35 आएगा, ये बी वाला है दोस्तों, इसका भी योग 35 आएगा, 8 7 15 इसका भी 35 आएगा, और 3 2 5 इसका भी 35 आएगा। तो सभी ऑप्शन के योग तो 35 आ रहे हैं, सभी ऑप्शन के योग क्या है 35 आ रहे हैं, लेकिन उनका लघुत्तम 306 आना चाहिए। लघुत्तम कितना आना चाहिए, तो 306। अगर पहला को हम आप पहले को सही मानते हैं तो यहाँ से 14 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो अगर 21 को 21 लघुत्तम मानते हैं तो 21 में 7 गुना 3 और 7 दूना 14, 2 की कमी है, 2 यहाँ पर कर देंगे तो 41, 21 दूना क्या हो जाएगा 42, 42। तो इसका लघुत्तम 42 आ रहा है, आना चाहिए कितना 306। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गलत। दूसरे पाते हैं, दूसरा ऑप्शन 16 और 19। ठीक है, 16 और 19, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका लघुत्तम इनका गुणनफल हो जाएगा 16 नमा 144 के 4 हासिल का 14, 16 एकम 16 और 14 हो जाएगा यहाँ पर 30। यानी यहाँ से आ रहा है 306, कितना आ रहा है, तो 306 आ रहा है दोस्तों। आना कितना चाहिए 300, माफ कीजिएगा 304 आ रहा है, 306 आना चाहिए। तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, ये भी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तीसरी बातें हैं सी वाले पर, तो 17 और 18 ये भी क्या है, यह सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका जो लघुत्तम होगा वो भी इनका गुणनफल होगा। तो 17 8 136 कितना होता है भाई, गुना कर दीजिए यहाँ पर। 7 8 56 के 6 हासिल का 5, 7 1 कम 7, 8 7 15 5 20 की 0 हासिल का 2, 1 1 कम 1 और 2 1 3, यानी 306 आ रहा है। 17 और 18 का जो लघुत्तम आएगा 306 आएगा, और इनका सम भी आ रहा है कितना 35। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 17 और 18। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 17 और 18 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, ये आपके सामने है। हाँ जी, लगाएंगे इसका उत्तर, बताएंगे क्या होगा जल्दी से।
देखिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। आपसे पूछा गया है कि आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 58.7 और 61.1 हैं। प्रयोग सिद्ध सूत्र का प्रयोग करके आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। अच्छा, माध्यिका ज्ञात करना है तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यह फार्मूला है दोस्तों। और इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, अच्छा याद कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा। बहुलक बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है, यानी बहुलक बराबर होता है क्या चीज, माध्यिका के में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर। इसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, एक ही गिना जाता है 3 अक्षर। तो माध्यिका में 3 अक्षर है तो इसके साथ 3 रहेगा, और माध्य में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है तो इसके साथ 2 रहेगा। और हमेशा ज्यादा में से कम वाला घटाते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब आइए कैसे निकालना है इस बात को समझते हैं। बहुलक क्या है, सबसे पहले माध्य क्या दिया है यहाँ पर, 58.7 दिया है। बहुलक क्या है, बहुलक इसका 61.1 है, तो ये हो जाएगा 61.1 बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 58.7 में 2 से गुना कर देंगे, 2 7 14 के 4 हासिल का 1, 2 8 16 1 17 के साथ हासिल का 1, 2 5 10 1 11, यानी 117.4 हो जाएगा। 117 में कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 माध्यिका बराबर, इसको जब उधर लेकर जाएंगे जुट जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 5.718 हो जाएगा, और 617 हो जाएगा 1, यानी 178.5 आ जाएगा। ठीक है, 3 से यहाँ पर भाग कर देंगे तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 178.5/3। और जब भाग करेंगे 3 से तो कितना बार में जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, 3 5 15, 2 बचेगा, 3 9 27 दशमलव 1 बचेगा, 3 5 15, यानी 59.5 हो जाएगा। 59.5, डी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, 59.5। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए इस सवाल पर आइए और इसको लगाइए दोस्तों। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक बार आराम से पढ़ेंगे ध्यान से। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अच्छा, बी है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, यहाँ पर मिस्टेक है। और एक साथ मिलकर उन्होंने उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, अगर एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को करेंगे तो कितना समय लगेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए है और कौन है, तो बी है। ए जो है दोस्तों, ए कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में, और बी जो है वह 20 दिन में कर सकता है। टोटल काम क्या है, दोनों का एलसीएम 20 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, 20 तिया 60। अब ये 60 काम है, दोनों लोग मिलके करेंगे तो यहाँ पर 4 + 3 की क्षमता, 4 + 3 यानी 7 की क्षमता से काम होगा। तो कितना समय लगेगा यहाँ पर, 60/7, 60/7, तो 7 7 7 8 56, 7 8 56, 4 60, यानी 8 से ही 4/7 दिन का समय लगेगा। ठीक है, 8 से ही 4/7 दिन का समय लगेगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, लगाइए इसको।
जल्दी से लगाएंगे दोस्तों इसको। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ये बारंबारता वाले प्रश्न है दोस्तों। अच्छा, इस बारंबारता वाले प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि बारंबारता के लिए हालांकि दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना ही है। चलिए बताते हैं इसको दोस्तों, चलिए बताते हैं, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, सब यहाँ पर लगाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक पेज हम ले लेते हैं इस प्रकार से, इसका कलर बदल दें, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बारंबारता और फ्रीक्वेंसी होता है बारंबारता, और आपको क्या ले लेना है, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया गया है वहाँ से आप दोस्तों क्या करेंगे, वहाँ से आप वर्ग अंतराल से आप लगा लेंगे यहाँ पर x का मान निकालेंगे। देखिए हमेशा याद रखिएगा, माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो हमें सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब होता है जोड़, यानी एफ एक्स का सम और एफ का सम, तो हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले करना क्या है, इस बात को समझते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा यहाँ पर दिया गया है 0 से 10, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, टोटल यहाँ पर लिखा गया है ना। चलिए बारंबारता यहाँ पर दिया है, यहाँ पर यानी 7, 11, x 9, y 50, टोटल क्या है 50 है। यानी कक्षा जो है 0 से लेकर 20 तक कुल कितनी कक्षाएं हैं, 7 बार, 7 कक्षाएं हैं। यही चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। इसका माध्य भी दिया गया है 54 है, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर काम करेंगे, x का मान यहाँ पर f तो दिया ही है, f x, ठीक है। और फिर यहाँ से एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। एफ का मान कितना है, यहाँ पर पहले कितना है 7 है, 7, तो एक्स क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल जो है ना, यहाँ पर करते क्या है, इन दोनों वर्ग अंतराल जो है जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 0 + 20, तो 20, 20 का आधा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 है एफ का मान, अगला 11 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40, 60 का आधा 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यक्स दिया गया है, ठीक है। अगला यक्स है, और वर्ग अंतराल में क्या है, तो 60 और 40, 100 का आधा 50 हो जाएगा। फिर यक्स के बाद कितनी है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, और 9 वाले में 180 का आधा क्या हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अभी और कुछ बचा है नहीं, अब तो समाप्त हो गया। एफ एक्स का मान निकालेंगे, कैसे निकालते हैं जरा समझ लीजिए एक बार। दोनों का गुना करना है, तो 7 दहिया में 70, 11 तिया 33, 330, ठीक है। और 50 एक्स 9 81 हो जाएगा, 9 81, 9 81 कैसे हमने कर दिया भाई, यहाँ पर ये 9 वाला में कहाँ गड़बड़ हो गया क्या, 8 6 14 होगा यहाँ पर ना दोस्तों, 8 से 14 140 होगा, नहीं 70 होगा यहाँ पर, 70 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 70 हो जाएगा, 7 9 63 होगा, ठीक है, 630 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत है दोस्तों। 9 के बाद फिर क्या है, y है, यहाँ पर क्या है y, और y का वर्ग अंतराल क्या है, तो 180, यहाँ पर दोस्तों होगा 90, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 90y, 90y। सबको यहाँ पर जोड़ेंगे, अगर आप सबको जोड़िएगा सर तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ जो है, ये जो जोड़ है यहाँ पर, ये तो 50 के बराबर 54 के बराबर है, क्योंकि जोड़ दिया ही है,
नहीं 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 54 नहीं, कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। कितना है यहाँ पर, 50 है। तो ये तो 50 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये तो 50 के बराबर होगा, ये 50 है, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिग्मा एफ है, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। इसका सम क्या हो जाएगा भाई, अगर आप इसको जोड़िएगा सर, तो 1030 प्लस में कितना हो जाएगा, 50 एक्स, और प्लस में 90 वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें माध्य निकालना है, माध्य बराबर होता क्या है, तो माध्य बराबर सर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। तो माध्य तो दिया ही है यहाँ पर 54 बराबर 1030 प्लस 50 एक्स प्लस 90 वाई बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। इसका अगर गुना कर देंगे अगर आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना होगा भाई, यानी यहाँ से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2700, ठीक है, 2700 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2700 हो जाएगा। बात क्लियर है, 2700 यहाँ पर यक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 50 यक्स प्लस का 90 वाई बराबर 2700 में से 1030 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, बोलिए, अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, 10 में से 3 गया तो 7, और 6 1 1670 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 1670 बचेगा। 10 से भाग करेंगे तो 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी 5x प्लस 9y बराबर 5x प्लस 9y बराबर 167 आ जाएगा, 167 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये जो 50 दिया गया है इन सबका सम के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 9 20 7 27, तो 27 एक्स प्लस वाई, 27 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 50 है, ठीक है 50 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 50 में से घटा देंगे 27, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, बोलिए कितना बचेगा, 13 बचेगा, नहीं 23 बचेगा, 23 बचेगा, ठीक है 23 बचेगा। अब यहाँ पर दो समीकरण बन गए, यहाँ पर एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। अब दोनों समीकरण से दोस्तों आपको x और y का मान निकालना है, तो जरा आप लोग कमेंट करके, अब तो आप समीकरण बन गया निकाल पाएंगे, तो अब कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि x और y का मान कितना आ रहा है। जब x y का मान निकालेंगे तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 2x प्लस का 3y का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला सवाल है दोस्तों, ये अधिकतर सवाल जब भी आते हैं तो समय ले लेता है, बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें आसान होती चली जाएंगी दोस्तों। बात क्लियर है, ये सवाल है दोस्तों आपके सामने, इसका आप लोग उत्तर बताएंगे। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपए मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% का छूट देता है। वह छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वैट लगाने के बाद 432 रुपये में बेचता है, तो यक्स का मान बताइए। अच्छा, यक्स का मान यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, यक्स रुपये अंकित कर देता है मूल्य, यक्स रुपये अंकित करता है मूल्य, ठीक है। आप यक्स की जगह 100 मान सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर क्या करता है, 20% छूट देता है, ठीक है, 20% यहाँ पर छूट देता है दोस्तों। तो 20% छूट देने का मतलब 80% पर बेच रहा है, यानी 80/100 हो जाएगा, ठीक, 80/100 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर क्या करता है,
12.5% बैट लगाने के बाद 12.5% बैट लगता है, 12.5% यहाँ पर वो कर लेता है, तो ये 9 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो एक कर लेता है तो बैट लेता है, मतलब 9/8 हो जाएगा। इतना होने के बाद वह 432 रुपये में क्या करता है तो बेच देता है, ये 432 के हो जाएगा बराबर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौको 36, 7 बचेगा, 9 आठे 72, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 480। यक्स का मान कितना हो जाएगा तो 480 रुपये हो जाएंगे यक्स का मान, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, लगाइए इसको। यदि 4800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से यन वर्ष का साधारण ब्याज 2160 रुपये है, तो यन का मान ज्ञात कीजिए। भाई ब्याज कितना है तो आप जानते हैं भैया, साधारण ब्याज जो एस आई बराबर होता है फार्मूला, वह PRT/100 होता है। ये बेसिक सा फार्मूला है, आप लोगों इससे परिचित होंगे, और नहीं जानते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर गौर से आप लोग देखेंगे, साधारण ब्याज क्या है तो 2160 रुपये साधारण ब्याज है। मूलधन क्या है 4800 रुपये है। दर 15% है। समय टी एन है, वही आपसे पूछा गया है, बटे 100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या कटेगा 8 8 छक 48, 8 छक 48, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 8 साते 56 हो जाएगा। फिर आप काटेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा 54। तो टी का मान कितना हो जाएगा 3 वर्ष। टी का मान कितना होगा दोस्तों 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष। ठीक है, बोलिए सर कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? चलिए ये सवाल है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसमें ये बार ग्राफ वाले दोस्तों यहाँ पर है, पाई चार्ट है। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई चार्ट एक बीमा कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले बीमा उत्पादों के सभी हिस्सों को दर्शाता है। अब सभी हिस्सा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सभी यहाँ पर परसेंटेज भी दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ अगले स्लाइड में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए कुल बीमे 36,000 थे, तो उस वर्ष में कितने अग्रिम बीमे और संपत्ति बेचे गए हैं। चलिए अग्रिम बीमे और संपत्ति की बात किया जा रहा है दोस्तों, अग्रिम बीमा और संपत्ति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है भाई, अग्रिम बीमा और संपत्ति के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। चलिए गौर से समझेंगे यहाँ पर दोस्तों, गौर से समझेंगे। और ये जो है अग्रिम बीमा की बात करें अगर हम लोग, तो अग्रिम मतलब फायर इंश्योरेंस हो गया, अग्नि बीमा, अग्रिम नहीं अग्नि बीमा शायद लिखा होगा यहाँ पर, अग्नि माफ कीजिएगा, यहाँ पर अग्नि बीमा है, यानी फायर इंश्योरेंस। और संपत्ति बीमे, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के बीच में हिस्सों को दर्शाता है, मतलब टोटल इसका हिस्सा कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 100% टोटल होता है, 100% का मान यहाँ पर दिया है 36,000। ठीक, तो 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर अग्नि इंश्योरेंस क्या है दोस्त, यहाँ पर अग्नि इंश्योरेंस की बात करेंगे तो 6% है, यहाँ पर 6 है दोस्तों, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर गौर से समझेंगे, ये 6% है, ठीक, और यहाँ 2% है, 6 दूँ 8 हो जाएगा। तो हमें 8% का मान निकालना है, तो 8 गुना 360 कर दिया जाएगा, तो क्या होगा 0, 6 बटे 48 की 8 हासिल का हो जाएगा 4, 8 या 24, 24 4 28, यानी 24 4 28, तो 2880 रुपये इसका टोटल हिस्सा आएगा, ठीक है, 2880 रुपये, बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और इस सवाल में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस सवाल को आप लोग यहीं छोड़ देंगे, ठीक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। चलिए ये सवाल है आपके सामने, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। छह के दो क्रमागत गुणजों का योग कितना है, 66 है। इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज क्या है, ये बताना है। सबसे छोटा गुणज जो है दोस्तों, ये बताना है आपको। भाई क्रमागत गुणज है, क्रमागत यहाँ पर गुणज दिया गया है 6 का, और सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं पहला गुणज, यहाँ पर पहली संख्या तो यक्स होगा, और दूसरी संख्या आप यक्स प्लस 1 मान सकते हैं, और ये 6 का गुणज भी है, 6 का गुणज है, तो इसमें आप लोग 6 से गुना भी कर देंगे, ठीक है। इनका योग ही दिया है 66, तो यहाँ से कह सकते हैं 6 अगर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यक्स प्लस का 1 बराबर किसके है, तो 66 के बराबर हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 यक्स, 11 में से 1 घटा देंगे, इधर जाएगा घट जाएगा, तो 11 में से गया तो 10, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यक्स का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा इसका, सबसे छोटा गुणज तो 6 यक्स होगा, तो 6 गुना 5 कर देंगे, 6 5 30, सबसे छोटा जो गुणज होगा इसका वह 30 होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटा गुणज क्या होगा, तो 30 होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, और 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। देखिए सर, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई बेलन जो होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में बना रहा हूँ, जरा बेलन समझिएगा। चलिए इस प्रकार से बेलन होता है, यहाँ पर ये बेलन है, ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर एच। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये वृत्त और नीचे वाला वृत्त पूरा ये ढकेगा, तो ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कवर होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा एच प्लस आर, ठीक है भाई, एच प्लस आर हो जाएगा। देखिए 2 पाई का मान, यहाँ पर पाई का मान क्या करना है, लेना है कि रखना नहीं रखना है दोस्तों, पाई का मान रखना है कि नहीं, अच्छा पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान रखना नहीं है, पाई को पाई ही लेना है। आर का मान यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कितना 21 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या इंटू, तो 21 प्लस 6 क्या हो जाएगा 27, बस इसको आपको गुना कर देना है, पाई में उत्तर आएगा, उत्तर जो है दोस्तों वह पाई में आएगा, आंसर जो है वो पाई में आएगा। हालांकि यहाँ पर सभी में पाई है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पर सभी में पाई ही है ना, सभी में पाई है दोस्तों। अब इकाई का अंक देख लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर दोस्तों गलती है, यहाँ पर सुधार कर लेंगे जरा। त्रिज्या जो है दोस्तों कितना है, त्रिज्या 24 है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 24 त्रिज्या है, तो यहाँ पर 24 लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर त्रिज्या 24 है, और 24 अगर ये है 24 प्लस 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो इकाई के स्थान पर तो 0 आएगा,
लेकिन जीरो के बाद तो सर यहाँ पर जीरो के बाद तो सब में सेम है, इसको गुना ही कर देते हैं। देखिए 24 दूना 48 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 का गुना 8 24 में करना है, 6 चौको 24 हो जाएगा, हासिल का 2, 6 दूनी 12 2 14 यानी 144 जीरो यानी 1440 आएगा इसका उत्तर, 1440 पाई आएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, 1440 पाई। चौदह सौ चालीस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, और इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर दोस्तों सवाल जो है दोस्तों, सवाल इस प्रकार से है। यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको आप लोग ज़रा सुधार करेंगे सवाल में दोस्तों। देखिए टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर दिया गया है 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसका धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है धनात्मक। तो देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, बोलिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 34 का स्क्वायर क्या हो जाता है सर यहाँ पर, तो 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 आएगा, माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा दोस्तों, 256। घटाएंगे अगर आप, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0, 11 में से 2 गया तो बचेगा 9 यानी 900 हो जाएगा, और 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 30। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों 30 आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है गलत टाइप कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हुआ है। सही ये सवाल दिया गया था सही में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग देंगे जल्दी से। देखिए सवाल में क्या बोला गया है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, और पूरे समव्यवहार में 33% का लाभ अर्जित करता है, यह मानते हुए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 14 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 14 रुपये हो जाएंगे। तो 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 14 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 14 रुपये है। अब विक्रय मूल्य यानी यहाँ पर देखिए बोला गया ना, यहाँ पर 5% की छूट पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर 95 हो जाएगा, 14 का 95% निकाल देंगे, 14 का 95% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13.3, यानी 14 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आएगा वह 13.3 आ जाएगा। अब इसमें प्रश्न में बोला गया है कि अगर आप यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में कि 2 वस्तुओं मुफ्त में देता है सर। यहाँ पर अगर आप इतने वस्तु वो बेचता है, इतने का मतलब इतना कोई खरीद रहा है, तो 2 वस्तुएं वो क्या करता है, मुफ्त में दे रहा है। ठीक है, यानी अगर आप 13.3 का सामान लेते हैं तो वह 16 वस्तु देता है, तब 14 वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए। तो ये जो है यह क्या हो जाएगा, यह क्रय मूल्य का काम करेगा, बोलिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर 33% का लाभ अर्जित करता है, यानी अगर वह 13.3 रुपये में बेचता है
तो 33% का लाभ अर्जित करता है, यानी 133% में बेचता है। तो 133% बराबर हो जाएगा 13.3। ठीक है, तो 100% का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 133 बटे 13.3 बटे 133 गुना में हो जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, इससे कैंसिल, यानी हो जाएगा कितना यहाँ पर 10। यानी उसका जो 14 वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वह कितना है, 10 रुपये है। 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है सर, तो 10 रुपये है। तो इसका जो जो अभिष्ट प्रतिशत जो होगा, जो परसेंटेज होगा, कितना परसेंट अधिक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं सर, भाई 16 वस्तु दे रहा है, यानी 16 रुपये का सामान दे रहा है, 16 सामान दे रहा है और उसका क्रय मूल्य क्या है, 14 रुपया। तो कितना रुपया अधिक हो रहा है यहाँ पर, 2 रुपये, सॉरी 14 नहीं 10 रुपये है। 16 का सामान है भाई, 16 वस्तु दे रहा है, एक वस्तु का दाम कितना है, 1 रुपये, तो 16 वस्तु का दाम 16 रुपये। हालांकि वह 10 रुपये में दे रहा है, यानी 10 वस्तु दे रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर है दोस्तों कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 10 रुपये, यानी 10 वस्तु होंगे और दे कितने रहे हैं, 16 वस्तु, 16 रुपये का सामान दे रहा है। तो कितना क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है बटे कितना 10 गुना 100, 10 दहिया में 100 यानी 60%। तो यहाँ पर 60% जो है ज़्यादा होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 60%। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको लगाएंगे। लगाइए दोस्तों। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, 3, 4 और 5, 7 और यहाँ पर -3, तो अगर ये शीर्ष वाले सवाल हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया निकालना है अगर आपको, तो आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक को जीरो बना देना है दोस्तों। क्या कर देना है, किसी एक को जीरो बनाना है। तो पहले वाले को जब जीरो बनाते हैं तो यहाँ पर -3 जोड़ेंगे, यहाँ -4, अब सब में यही काम करना, -3 -4 -3 -4, ये तो हो जाएगा जीरो, वो तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 4 3 7 2 3 होगा यहाँ पर, और इसमें क्या हो जाएगा, तो -6 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, बाहर वाले का गुना बाहर में करना है, माइनस कर देना है अंदर वाले का गुना अंदर में करके। ठीक है, तो बाहर वाले का गुना बाहर में करिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस अंदर का गुना अंदर, 6 3 18, -18 माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, बटे आधा कर देना है। तो 18 और 4 22, 18 4 22, 22 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 11, सी ऑप्शन। ठीक है, ये तरीका दोस्तों बहुत बेहतरीन सा तरीका है। आप लोग इस तरीके को 2-4 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, हालांकि पूछा भी गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, और यही जो है लास्ट प्रश्न भी होगा आज के सेट का। तो आप लोग बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 7 है। ठीक है, यदि पहली संख्या में 4 वृद्धि कर दी जाती है, पहली संख्या में 4 को जोड़ देते हैं, माफ कीजिएगा 14 जोड़ देते हैं, पहली संख्या में 14 जोड़ देते हैं और दूसरी संख्या में से 6 कम कर देते हैं, इसमें से 6 घटा देते हैं, तो जो संख्याएं हैं दोस्तों वो संख्या क्या हो जाती है, 4 संबंधित 3 हो जाती है। ठीक है, तो दोनों मूल संख्याओं का योग बताना है। तो मूल संख्या 7 2 9 हो रहा है, तो 9 से कटने वाले सभी ऑप्शन हैं। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22। ठीक है, 22
बराबर 22 बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 तिया 42 माइनस 6 चौको 24, तो प्लस का 24 हो जाएगा यहाँ पर, 4 2 6 यानी 66 हो जाएगा। 22 तिया 66, एक का मान हो जाएगा यहाँ पर 3, एक का मान 3, 7 2 9, योगफल क्या हो जाएगा 9 अनुपात, तो 9 अनुपात का मान निकालना है तो 9 गुने 3 कर देंगे भाई, एक अनुपात का मान अगर 3 है तो 9 अनुपात का मान निकालना है तो 9 गुना 3 कर देंगे, 9 3 हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 इसका आंसर है, सी ऑप्शन। क्लियर है, तो ये 29 प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको किया है, आप लोगों का क्या रिस्पांस रहा, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, आप सभी का कमेंट मैं देखकर उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।